ठीक है, लिखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे इसके टर्म से ही लग रहा होगा क्या, कुछ संरचना में चेंज जब होती है चीज़ें, लाइक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से जो बेरोजगारी आएगी उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अब स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, जैसे ओवरऑल कई डिपार्टमेंट में चेंज हो या पूरी तरह से सिस्टम में चेंज किया जाए किसी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, या गवर्नमेंट के सेक्टर में चेंज किया जाए। लाइक कह सकते हो नॉर्मल बैंकिंग से जब डिजिटलाइज बैंकिंग की जा रही है, डिजिटलाइज सिस्टम किया जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, कई चीज़ें क्या होता है कि ऑनलाइन हैंडल होने लगी हैं, तो उसकी वजह से जो समस्याएं आएंगी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी, कई चीज़ें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने लगेगी तो वहाँ पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कम होगी, या जो चीज़ें कंप्यूटर से होने लगी, फाइलों की ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन अपडेट हो गई, इसकी वजह से जो बेरोजगारी आ रही है उसको एक तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये मेनली एक रीज़न और होता है कि जो स्किल्ड रिक्वायर है किसी, जैसे डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो एक जो अपर एज वर्क होता है 50 से 60 के बीच में, वो लोग क्या हैं एक्चुअली में, वो लोग फाइल पे काम कर चुके हैं अब तक, तो जब डिजिटलाइज किया गया तो वो नए सिस्टम से स्किल्स, वो उनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, अडॉप्ट नहीं हो पाए उस स्किल के लिए, तो इसलिए वो स्किल का मिसमैच भी एक तरह से क्या करेगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। इसमें दो तीन टर्म हो गया, एक तो स्ट्रक्चरल चेंज, एक तो हो गया स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या, लाइक डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, और एक हो गया पॉइंट स्किल गैप या स्किल मिसमैच। स्ट्रक्चरल चेंज में हुआ कि एक उसके सिस्टम में ओवरऑल रिफॉर्म होगा, अब उसकी वजह से क्या आएगा, स्किल मिसमैच, मतलब स्किल मतलब आपकी जो स्किल्स हैं वो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रही है। इस वजह से जो प्रॉब्लम आएगी क्या, किस में आएगी, अगर इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बेरोजगारी क्रिएट होती है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। या कोई इकॉनमी अगर ट्रांसफॉर्म हो रही है, लाइक लेबर इंटेंसिव, लेबर जहाँ पे लेबर की खूब ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर हो गया या कोई और, अब उसको जो है मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, नई नई मशीनों का उपयोग कर दिया जाए कि जो काम ह्यूमन कर रहे थे अब मशीनें करेंगी, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एक तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गए ना। या प्रोडक्शन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है वहाँ पे ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज़ होने लगे, लेबर से शिफ्ट हो गया किधर, कैपिटल इंटेंसिव की तरफ, ज़्यादा पैसे पूंजीगत व्यवस्था के तहत, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, चीज़ें मशीनीकरण कर दी ना। जब मशीनीकरण होगा तो कुछ चीज़ें जो ह्यूमन कर रहे थे वो कौन करेगा, मशीन करेगा, तो मशीन करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना। इसलिए अब उसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो वो स्किल्स जो मशीन चलाना जानते होंगे, जो उसमें सरवाइव कर पाएंगे वही रुकेंगे, बाकी स्किल्स गैप होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगला पॉइंट इसमें है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो एग्जाम्पल मैंने बोला है
वो एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे स्ट्रक्चरल डिजिटलाइजेशन से हो रहा है या लेबर इंटेंसिव टू कैपिटल इंटेंसिव शिफ्ट कर रहे हैं, मैकेनाइजेशन हो रही है इंडस्ट्री की, तो ये बात आप लिख लीजिएगा। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इस शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, हिंदी में चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को एग्जैक्ट क्या है ये टर्म? कुछ तो समझ में, चक्रीय क्या होता है? साइकिल ऐसे चल रही है ना, कभी बेरोजगारी ज्यादा, कभी कम, कभी ऊपर नीचे प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा, कभी कम, इस तरह से। कुछ आइडिया लग रहा है? मैंने स्टार्टिंग में साइकिल पढ़ाई नहीं होगी, बिजनेस साइकिल, जो साइकिल बताई थी ना, साइन थीटा वाली साइकिल, वैसे ही कुछ था, हार्मोनिक मोशन पढ़ते थे हम लोग, फिजिक्स में पढ़ते थे ना, टाइम लगता पढ़ा होगा सब लोगों ने, और एक उसमें निकाले थे आवर्त का, वैसे साइकिल बना के ना, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सब मतलब नहीं निकालते थे, याद है कि कुछ ग्राफ के फॉर्म में? ये वाली साइकिल पढ़ाई थी ना हमने, याद है ये साइकिल? स्टार्टिंग में बिजनेस साइकिल हमारे जैसे जब कंसेप्ट बता रहे थे, बेसिक कंसेप्ट, ये साइकिल वैसे भी पढ़ी रही होगी ना, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए 11, 9, 10th में पढ़ा होगा ना, ये एम्पलीट्यूड होता है, ये वेव होती है, वेव, साउंड वेव, ये सब जब पढ़ा रहा होगा, ये सब चीज़ें रहा होगा ना, वही ये साइन सिनुसॉइडल साइकिल कहलाती है, साइन थीटा की साइकिल होती है ना, वही साइकिल है यहाँ पे बिजनेस साइकिल। कभी क्या होगा, ये ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, बिजनेस साइकिल यहाँ लिखोगे अगर, बिजनेस साइकिल जो हो गई, यहाँ क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। ये कंडीशन कौन सी है? बूम, मतलब इकॉनमी बढ़ रही है, बूम कहते हैं इसको। ये उसमें आया था ना तुम्हारे क्या नाम टेस्ट में, ये क्वेश्चन याद होगा, ये बूम, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, इससे इकॉनमी अच्छे से काम कर रही है, यहाँ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक। अब इकॉनमी में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे इस समय आईटी सेक्टर में है, रिसेशन पीरियड, कभी सुना होगा फेसबुक ने इतने एम्प्लॉय को निकाल दिया, ट्विटर ने इतने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया, या अमेजन इतने एम्प्लॉयों को 11,000 10,000 ऐसे एम्प्लॉयों को ले ऑफ कर रही है, मतलब निकाल दे रही है। तो ये सब क्या टाइम चल रहा है, रिसेशन का। यहाँ पे जो टाइम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ग्रोथ रेट घटना चालू हुआ, तो सब क्या किए, ये रिसेशन का टाइम आ गया। ये रिसेशन का टाइम आया यहाँ से यहाँ तक का, बिकॉज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब सिकुड़ रही है अपने खर्चे बचाने के लिए। इकॉनमी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरा सिकुड़ रही है। सब अपना खर्चा बचाने के लिए अपना खर्चे में क्या करेंगे, कट करेंगे। जब अपना खर्चा कट करेंगे तो जो एम्प्लॉइयों पे खर्चे हो रहे थे, जो ज़्यादा एम्प्लॉई थे जहाँ जहाँ, वो क्या होंगे, निकाले जाएंगे ना। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना चालू हो जाएगा ना। जो अननेसेसरी कई प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, कई टाइप के प्रोजेक्ट, वो सब बंद हो रहे हैं, उन पर खर्चा उन्हें कम करना है, एक ही आदमी से ज़्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, रिसेशन का पीरियड आया। उसके बाद आता है डिप्रेशन, ये पीरियड, यहाँ इकॉनमी की हालत और ख़राब हो चुकी है, कई कंपनियां डूब रही हैं।
यहाँ क्या होगा, और ज़्यादा ले ऑफ होगा, जॉब नहीं होगी मार्केट में, डिमांड सप्लाई की समस्या आएगी, और भी चीज़ों की कंपनी की समस्या आएगी, तो यहाँ इकॉनमी और श्रिंक कर जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ आते आते पीक पे डिप्रेशन के, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रिकवरी। रिकवरी की हिंदी तो समझ में आ रही है ना, रिकवरी मतलब क्या करना चाह रहे हैं, ये जनरल इंग्लिश है, ठीक। रिकवरी मतलब यहाँ से इकॉनमी वापस अपनी ट्रैक पे धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई, ग्रोथ रेट, फिर वापस चली जाएगी उसी साइकिल में, ग्रोथ रेट हाई पे, बूम पे। तो ये क्या हो गई हमारी साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे होगी। इसमें क्या हो रहा है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जैसे साइकिल ये आई इकॉनमी वाली, रिसेशन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन में अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वापस एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। ये डिमांड सप्लाई और डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी या मिसमैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बहुत से इसके कॉजेज होते हैं इकोनॉमी के। वार जैसे इस समय वार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कई कंट्रियों में। यूक्रेन जैसे वार की वजह से फंसा है, रसिया की इकोनॉमी जो डामाडोल हो रही है वार की वजह से हो रही है। यूरोप में गैस की सप्लाई अफेक्ट हो रही है कई चीज़ों से, या कई जगहों पे फूड क्राइसिस चल रही है। तो ये सब किसकी वजह से समस्याएं हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स होते हैं उसके अलग अलग। तो वो आप जब एनालाइज करेंगे तो उस करंट का मेजर फैक्टर क्या है वो सब डिस्कशन में आते हैं। तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे यही सब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, ठीक। ये सब टर्म एक्चुअली में डायरेक्टली एग्जाम में मेंस में भी पूछे जाते हैं, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक। और इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है स्ट्रक्चरल का अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद उसके नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, साइक्लिक दिया जाएगा, साइक्लिक के नीचे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक। तो ये बातें, ये सब आप दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से आंसर्स दे ले जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। अगला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजन मतलब जानते हैं ना हिंदी में, मौसम। सीजनल कोई बताओ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, सीजनल बेरोजगारी मौसमी, कुछ बताओ, किसी के दिमाग में कोई आइडिया है? हाँ बताओ, क्या ग्रामीण एरिया क्या मतलब कैसे? जैसे कि इस समय काम चल रहा है, यस, उस समय वहाँ के लोग वहाँ होकर कुछ काम करते हैं, और जब वो काम खत्म हो जाएगा तो दूसरे लोग जाएंगे, उसके बाद वो साइकिल पर बैठना पड़ता है। गेहूँ की कटाई में मिलेगा, धान की होगी कटाई चल रही है, लोगों को मिला रोजगार। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जो इन्होंने बताया कुछ क्लियर हुआ आइडिया? मतलब इसका एक टाइम पीरियड में तो रोजगार है, एक टाइम पीरियड में रोजगार नहीं रहेगा। हाँ यस, सीजन के बेसिस पे, जैसे एग्रीकल्चर की जितनी इंडस्ट्रियाँ होती हैं सीजन के बेसिस पे, जैसे गन्ने वाली होगी तो गन्ने का सीजन चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा। या और भी इंडस्ट्रीज जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती हैं, कुछ और इंडस्ट्री के नाम बताओ, जैसे लेबर इंटेंसिव कुछ हो गया, कि जब सीज़न रहेगा उनका पर्टिकुलर का तो उसमें खूब चलेगी, उसके बाद सीजन भी खत्म हो जाएगा, जैसे राइस मिल जाएगा। एक सीजन तक तो काफ़ी डिमांड सप्लाई रहेगी, या फ्लोर मिल गए, आटा मिल, इन सब में रहता है ना। ये सब डिमांड सप्लाई, यस गुड, इन सब की भी गर्मी में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, और इसमें सब में भी जो वर्कफोर्स का एक्चुअली में एक रिक्वायरमेंट होगा कम या ज़्यादा होता रहेगा। सीजन के बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई कंफ्यूजन अब इस पे? लिख लेना अपने पॉइंट में कुछ एग्जाम्पल के सहित।
एग्रीकल्चर सेक्टर लिख लेना, जैसे एसी सेक्टर बता दिया, कूलर का बता दिया तुम लोगों ने, फैन का बता दिया। तो ये सब बेसिस पे जैसे जैसे चलते हैं तो जब डिमांड सप्लाई होगी उसी के अनुसार इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अच्छा है। अगला डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड का मतलब है ओवरबर्डन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड मतलब बिना किसी डायरेक्शन के, मतलब इसका कोई डायरेक्शन या माप नहीं है कि बस बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिट में काम है वहाँ ओवर लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर, मतलब किसी काम को लिए इस लेबर को उठाने के लिए इसमें 100 आदमी हम लगा दें, 10 आदमी लगा, मतलब 2 लोग उठा सकते हैं ना इसको, और इसमें 10 आदमी लगा दिए, क्या हो जाएगा काम, ये टेबल खिसकाने के लिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ पड़ा है आजकल हमारा, कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे डिपेंडेंट हैं कि जितने नहीं होने चाहिए। मतलब अगर देखो कि एक काम के लिए हमें 1 आदमी चाहिए तो वहाँ 10 आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उस सेक्टर में क्या है, उस सेक्टर में ओवरबर्डन होने की वजह से सबको खाने पीने और इन सब चीज़ों की समस्या, वेजेस बहुत कम हो जाएंगे या वेजेस मिलेंगे ही नहीं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, हिंदी में क्या है, प्रच्छन्न, हाँ प्रच्छन्न कहते हैं, लिख लीजिए आप वो हिंदी बता रहे, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न। मतलब कोई सेक्टर जब बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, मतलब जितना वहाँ पे रोजगार होना चाहिए, जैसे बताया आपको एग्जांपल एक टेबल के से, तो वहाँ ज़्यादा अगर लोग हैं तब भी तो समस्या आएगी ना, ना किसी को अच्छे से सैलरी मिलेगी, ना उनको काम मिलेगा उनके स्किल के अकॉर्डिंग। सब बस ये है कि ओवर चीज़ें वहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है जितना होने चाहिए। यस, ये इसी में आता है डिसगाइज में। यहाँ पे लोग काम करते हुए तो दिखाई देंगे, लोगों को लगेगा काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए इसको छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। कुछ नहीं कमा रहे, बेरोजगार होते हैं, उनका कोई समस्या नहीं है। इससे क्या होगा, उस सेक्टर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी ना, परिवर्तित है, घटेगी ना, प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाएगी। हाँ, कोई गाइडेंस नहीं, यस, किस डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, इनएफिशिएंट सेक्टर हो जाएगा। लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है ना इसमें, लोगों को खाने को ढंग से नहीं। गुड, अगला पॉइंट है इसमें साइक्लिक सीजनल ये तो सारे पॉइंट हो गए। मैंने अंडर ओवर एम्प्लॉयमेंट लिखा दिया था ना पहले, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लिखाया था मैंने पहले ना, और लो एम्प्लॉयमेंट भी लिखाया था, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी लिखा दिया था। ठीक है, तो वो क्या वो अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें जो यूज हो रहे हैं बार बार,
एक तो वर्क फोर्स है और एक लेबर फोर्स। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट के जितने पॉइंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो बता दिए गए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो बता दिया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि जैसे मेंस में भी अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, यूपीपीसीएस ने ही 2019 या 18 में पूछा था डायरेक्टली कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसके बाद आगे उसका क्या इफेक्ट वगैरह है वो सब पूछा था। तो आपको ये 2-3 टाइप के अगर पता रहेंगे, स्ट्रक्चरल है, साइक्लिक है, सीजनल है, तो ये चीज़ें आप वहाँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीज़ें आप वहाँ आसानी से लिख लेंगे। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी क्या पढ़ा था? घर्षण नहीं होगा, कुछ और होगा। क्या पढ़ा है हिंदी? हिंदी में क्या लिखा है? फ्रिक्शनल पटा हो ठीक। इसमें एक अगला टर्म है, इसमें टर्म है एक्चुअली में, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं, ये जनरल टर्म है लेबर के रिलेटेड। लेबर प्रतिरोधात्मक ना, हाँ सही है, प्रतिरोधी बेरोजगारी ना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की हिंदी लिख लेना, जो पहला टर्म अनएम्प्लॉयमेंट में लिखाए थे ना बेरोजगारी में, प्रतिरोधी बेरोजगारी। प्रतिरोधी बेरोजगारी, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो या तो काम कर रहे हैं, कहीं एम्प्लॉयड हैं, या जो काम के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें कहीं काम मिल जाए। तो किसी इकॉनमी में ये लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते, वो टोटल काउंट क्या कहलाएगा? लेबर फोर्स उस इकॉनमी का। लेबर फोर्स में दो टर्म है, एक तो एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं, दूसरा जो वर्क के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें कहीं काम मिल जाए। तो ये क्या होंगे? ये कहलाएंगे लेबर फोर्स में टर्म आएगा। अब इसमें एक टर्म और है वर्क फोर्स। पंद्रह साल से 59 ईयर के बीच में जो लोग आएंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्क फोर्स। किसी इकॉनमी में ये एज ग्रुप जो 15 साल से 59 ईयर के बीच में जो आता है वो क्या कहलाता है? वर्क फोर्स।
एक आता है एम्प्लॉयमेंट रेट, अगला है रोजगार की दर, एम्प्लॉयमेंट रेट अगला टर्म है। एम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली में होता है रेशियो, जितने परसेंट काम कर रहे हैं एम्प्लॉयड, मतलब जिनको रोजगार मिला हुआ है, टोटल पॉपुलेशन से उसका रेशियो। मान लिया पॉपुलेशन इस क्लास की 100 है, इसमें से 10 लोग अगर रोजगार कर रहे हैं काम कहीं, तो इसका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा 10/100, ठीक, मतलब 1/10। तो जितने परसेंट किसी इकॉनमी में एम्प्लॉयड हैं या उस इकॉनमी की टोटल पॉपुलेशन, यह क्या कहलाएगी एम्प्लॉयमेंट रेट, रोजगार की दर। अगली है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था कहते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एक्चुअली में मतलब प्रत्यास्थता पढ़ी होगी आप लोगों ने कि किसी चीज़ को जब स्ट्रेच करते हैं फिर ये हुआ था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ जीडीपी में जो वेरिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट में वेरिएशन होगा वही एक्चुअली में क्या कहलाएगी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इंड्यूस्ड बाय जीडीपी, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में चेंज के साथ अगर एम्प्लॉयमेंट में भी ऊपर नीचे होता है तो उसे क्या कहेंगे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। कितना वो इलास्टिक है, मतलब कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं इनइलास्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर चेंजेस हो रहे हैं जीडीपी में परिवर्तन के साथ एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार की दर में, तो क्या कहलाएगा वो क्या इसमें बचा है पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे ये पहले NSSO करता था, NSSO करता था, लेकिन अभी NSSO और CSO को मिला के NSO बना दिया गया है। ये पढ़ा होगा ना, अभी जो NSO है वो करेगा ये काम। तो ये इसका एक्चुअली में जो सर्वे की रिपोर्ट आती है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना एम्प्लॉयमेंट, ये हर साल वेरी होता है जब रिपोर्ट आती है। तो जो अभी करंट वाली रिपोर्ट है उसको आप लोगों को देख के करंट से अपडेट रखिएगा।
क्योंकि ये आपको कहीं भी मेंस एग्जाम में कोट करने के काम आएगा या प्रीलिम्स में डायरेक्टली पीसीएस के एग्जामों में डायरेक्टली आंसर्स पूछे जाते हैं, समझे? तो इसीलिए पीएलएफएस का सर्वे जो एनएसओ के थ्रू किया जाता है, कौन करता है पीएलएफएस सर्वे ये पता होना चाहिए, और कितना परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। कोई डाटा देखिएगा, उसमें डाटा दिया रहेगा तो वो डाटा पढ़ लीजिएगा। उसमें 2-3 डाटा रहेंगे, रूरल का क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अर्बन का क्या है, या ओवरऑल क्या है इंडिया का, वो किस ईयर के लिए है ये भी दिया रहेगा। ठीक, ये 3-4 पॉइंट आपको वहां से नोट डाउन करने पड़ेंगे करंट में जब आएगा। जब भी करंट आप पढ़ेंगे अपडेटेड, जब एग्जाम देंगे 1-2 महीने जो करंट आए रहेगा तो वो डाटा वहां से उठा लीजिएगा। ठीक, पीएलएफएस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका रिपोर्ट में क्या आएगा वो 2-3 पॉइंट, कितना एक्चुअली में अर्बन का डाटा क्या है और रूरल का क्या है और कौन करता है ये। अब अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं क्या हैं और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्यों है बहुत ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया। आप ये बताइए अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। एक है जॉबलेस ग्रोथ की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में तो सुना है कि जॉब नहीं मिल रही, ग्रोथ हो रहा है लोगों को। बताओ, रोजगार देने के लिए सोच भी कोई एक बताओ, कोई पॉइंट बताओ, कोई एक 3-4 पॉइंट जिसके पास हो। पहले एक कोई खड़े होकर बताओ, फिर दूसरे कोई बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इकॉनमी में। ज़्यादातर चीज़ें इकॉनमी की आप लोगों ने पढ़ रखी है, मैंने ज़्यादातर चीज़ें बता दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट की बताओ क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसका सलूशन दो। देखो मैं बताने को तो मैं सारे पॉइंट अभी बता के निकल जाऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पूछने का मतलब है आप लोग पार्टिसिपेट करिए, सोचिए थोड़ा, और जब सोचेंगे आप उसके बाद में जब इनपुट दूंगा आपको तो आपके अंदर क्या होगी, वो चीज़ें फिलअप हो जाएंगी। अभी मैं बता दूंगा, लिखा दूंगा तो उतना ध्यान से नहीं याद होगा, लेकिन अभी जब थॉट प्रोसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मैं आपको सोचने का तरीका भी बता रहा हूँ। आप उसको पार्ट में तोड़िए, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्यों है हमारी इकॉनमी में। बताओ कुछ। ठीक है, एक पॉइंट ठीक है, ठीक है, आके अपने पॉइंट लिखो यहाँ पे सारे ट्री बना के। ये लिख रही हूँ समस्या इसकी क्यों हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। हिंदी इंग्लिश जिसमें तुम्हें समझ में आए उसमें लिखो। सर्कल बनाओ तो सर्कल से अपना वो एरो करो। सर्कल बनाओगी वैसे सर्कल से एरो दिखा दो फिर। जिसके जो पॉइंट ऐड करने होंगे बता देना, उसको हम बुलाएंगे अभी। आगे बोलो, इसे मिटा दो ना। क्या हुआ? सर गिग
आ सकता है पॉइंट, लेकिन कैसे उसको जस्टिफाई करोगे? तो वही जस्टिफाई भी करना है ना। चलो ठीक है, और कोई पॉइंट कुछ किसी को ऐड करना बताओ। एजुकेशन में स्किल वाले में जाएगा हाँ सर, ये बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज ग्रोथ बढ़ती जा रही है जिससे जो मैकेनाइजेशन। हाँ लेबर हाँ मैकेनाइजेशन ना ना, जिसको अपना पॉइंट लिखना हो यहाँ पे आओ, और 3-4 पॉइंट जिसके ऐड ऑन हो। थैंक यू। तुम्हें जस्टिफिकेशन भी देना होगा, अभी हम पूछेंगे बाद में। ठीक है, आगे कौन सा पॉइंट किसी को ऐड करना है बताओ। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज अभी बता रहे हैं ना, वो लिखो। एक तो सोर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लिखो। सोर्स मतलब क्या, कौन से सोर्स? रोजगारी के लिए साधन। साधन। प्राइमरी सेक्टर। दिस गाइस एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉब्लम, ठीक है। ओवरबर्डन, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन लिख दिया उसने, लिख दिया। और कोई पॉइंट? कोई बात नहीं। और किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? गुड। एग्रीकल्चर लिखा है। क्या सोशल कस्टम्स? हाँ, हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन बहुत कम का। हाँ ठीक है, लेकिन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी कोई पॉइंट? पीयूष? मैकेनाइजेशन देखो, लिख दिया उसने। ठीक। डिजिटलाइजेशन से कैसे आएगा वो? डिजिटलाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा बताओ? अरे तुमने तो लिखा ना डिजिटलाइजेशन से। डिजिटलाइजेशन में ऐसा होता है जैसे कि जो मतलब बैंकों का काम होता है ना, मैकेनाइजेशन लिखा है। जो बैंकों का काम होता है वो पहले मतलब कागजों के जरिए होता था, तो उसमें अधिक लोगों का यूज होता था। Yes. अब वो छोटे बजट में लगा तो एक ही बंदा काम करते हो। हाँ, शिवांशी बताओ तुम पॉपुलेशन का कैसे बताओगे? हाँ, रिसोर्सेज ये टर्म बताओ तो। एलपीजी रिफॉर्म के बाद तो जॉब बढ़ी है ना? जॉब बढ़ेगी क्योंकि अगर हमारे पास 50,000 का एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए और कहीं को 5 को 10,000 वाले लगा देंगे तो उससे अच्छा काम होगा। प्राइवेटाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, मतलब बेरोजगारी घट जाएगी। बेरोजगारी घट जाएगी। बताओ तुम किस पर्सपेक्टिव से बोली, ये बताओ। मैंने एक देखो, तुम्हारे काउंटर में मैंने एक आर्गुमेंट दिया कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद जॉब बढ़ी है कि घटी है? बहुत ज़्यादा ना। अब तुम बताओ। वैसे बात सही है, प्राइवेटाइजेशन से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्योंकि एक्चुअली जो कंपनियां पहले गवर्नमेंट की रहती हैं उस पर काफ़ी हद तक लेबर वो सोशलिस्ट टेंडेंसी से रहती हैं, आइडियोलॉजी।
और जब प्राइवेट आती है वो कैपिटलिस्ट टेंडेंसी से आती है, मतलब पूंजीगत अर्थव्यवस्था को फोकस करती है, प्रॉफिट लॉस देखती है, तो वो जहाँ ओवरबर्डन रहेगा उनको निकाल के बाहर करेगी। जो अनस्किल्ड लोग होंगे जिनको अनप्रोडक्टिव लगेगा, जैसे गवर्नमेंट में नहीं निकाले जाते, प्राइवेट में निकाल दिए जाएंगे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन अभी जब इसके सपोर्ट में लिखेंगे तब भी फिर प्राइवेटाइजेशन आएगा, लेकिन वहाँ पे उसका अलग प्रोस्पेक्टिव आएगा। ठीक है, दोनों प्रोस्पेक्टिव आएंगे, बट ये कंपटीशन क्रिएट होगा, अलग ऑप्शंस खुलेंगे प्राइवेट के द्वारा और इनोवेशन आएगा, तो उससे और जगहों पे जॉब, स्किल्ड जॉब बढ़ जाती है। ठीक, अब इसमें देखो कॉजेज और क्या ऐड कर सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट के। एक तो ग्लोबल लेवल पे अगर कोई चेंजेस प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वार्स, लाइक सिचुएशंस हो गया, या ड्रॉट हो गई या कोई महामारी फैल गई, जैसे कोविड फैला था, इस सब की वजह से बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, ये सब कॉज होता है। और एक मैंने लिखा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ये दोनों टर्म आते हैं, मैकेनाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब भी होंगे तो इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्रिएट होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे डिमोनेटाइजेशन जब हुआ तो कई छोटे उद्योगों को बहुत ज़्यादा जो कैश में लेन देन करते थे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जब फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ 92% लगभग अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे उद्योग बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, तो उन पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, तो उनके काम धंधे बंद होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आएगी ना। ये हो गया ग्लोबल लेवल पे। आपको बताया जैसे 91 में जब रिफॉर्म करना पड़ा था हमको, तो उस समय हमारी फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम हो गए थे, हमारे पास इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सके ये सब। इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आने से, क्योंकि इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो कहीं पे एक दूसरी जगह रिसेशन आएगा तो यहाँ पे अपने यहाँ भी आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्किल्स की कमी तो आपको बताइए, जैसे यूनिसेफ के बीच में रिपोर्ट आई थी और एक दो लोगों ने रिपोर्ट दिया था, नेस्कॉम ने भी रिपोर्ट दिया था कि 85% इंजीनियर जो हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, मतलब उनके अंदर स्किल्स नहीं है। और यूनिसेफ के बीच में रिपोर्ट आई थी कि 46% लगभग लोग जिस काम के लिए उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है वो काम करने के योग्य नहीं है। अभी तो कुछ कम हुआ 44%, लेकिन स्किल्स इंडिया मिशन, इन सब की चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की कई स्कीमें आई ना, स्किल्स इंडिया मिशन हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, ये सब आई थी ना, तो स्किल्स की वजह से ये बड़ी समस्या हो गई। इसमें स्किल्स के अलावा एक आता है एजुकेशन भी। एजुकेशन यहाँ पे हायर एजुकेशन हो गया या टेक्निकल एजुकेशन, ये सब स्किल्स में तो हो गया 10th 12th पास, इन सब के पास भी ITI होल्डर हो गए या अलग जो टेक्निकल डिग्रियां दे दी गई, मतलब कि आपको सर्टिफिकेशन कर दिया गया कोई स्किल्स सिखा के डोमेस्टिक वर्क के लिए भी, वो सब स्किल्स हो गई। लेकिन साथ में एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया या डॉक्टरी प्रोफेशन हो गया या आपका कॉमर्शियल सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर में, मार्केटिंग सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में एजुकेशन जो दी गई उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, वो जो समस्याएं थी, उसके थ्रू ये निदान हुआ। तो ये क्या हुआ, एजुकेशन सेक्टर लोगों को बढ़ावा देता है इंडिपेंडेंट रहने का, थॉट प्रोसेस साइंटिफिक होने का, तो डिफरेंट सेक्टर ओपन होते हैं। तीसरा और एक एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म ना होने से प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, वहाँ से हमें चीज़ें शिफ्ट करनी है। एग्रीकल्चर में क्या है, लैंड फ्रैगमेंटेशन हो चुकी है, लैंड पैचेज में बढ़ चुकी है। पहले 2 भाई पे पता चलता था, एक फादर उनके 2 बेटे, फिर उनके बेटे 2-2 हो गए, तो क्या हुआ, लैंड की छोटा होता चला गया ना, सबका ऑपरेशन होल्डिंग जिसके पास रही, तो उसकी वजह से क्या समस्या हुई, कोई मैकेनाइजेशन यूज नहीं किया जा सकता एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई बहुत बड़ा लोन लेके या कोई कुछ काम धंधा या वहाँ पे रोजगार पैदा नहीं कर सकता। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से हो गया। सोर्सेज हो गया, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा, सबको एम्प्लॉय करने की वो समस्या। डिजिटलाइजेशन आपको पता ही है,
पॉपुलेशन प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन। शरणार्थी वाला ये हो गया, जैसे बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे पहले, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए थे कि कहाँ से आ रहे हैं पहचानना मुश्किल, तो लोगों को वो भी समस्या आती है। रिसोर्सेज कम हो गए, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो ये सब समस्याएं अनएम्प्लॉयमेंट की इसलिए है। अब इसमें जॉबलेस ग्रोथ भी मैटर करता है कि आप जब भी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रक्चरल चेंज किए जाएंगे तो इकॉनमी एक बार रिफॉर्म होगी तो उसमें अप्स एंड डाउन होंगे। एफडीआई अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा, कोई कंपनियां इन्वेस्ट कर नहीं रही जगहों पे, इन्फ्लेशन के रेट पे भी मैटर करता है, मुद्रास्फीति पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दोनों मैटर करते हैं। मुद्रास्फीति अगर एक लेवल से नीचे चली गई तब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एक लेवल से ऊपर गई तब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, इसीलिए उसको चेक एंड बैलेंस के फॉर्म में रखना पड़ता है। बैंकिंग वाले टर्म में तो मुद्रास्फीति भी होती है, जॉबलेस ग्रोथ जो कही जाएगी, इसीलिए कही जाएगी अगर ग्रोथ रेट जीडीपी तो बढ़ रही बट उस प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, जॉब नहीं बढ़ रही है। जॉब नहीं बढ़े, जैसे इस समय हमारे कहा जाए हाई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें फोकस की जा रही हैं। जब ऑटोमेशन होगा लोगों चीज़ों का तो जॉब तो और सेक्टर में आएंगी, जैसे आईटी सेक्टर जब कंप्यूटर आया था पहले तो लोग बोले कि लोगों को जॉब से फुर्सत मिल जाएगी, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। बाद में पता चला आप उस सेक्टर में स्किल्ड हाई स्किल्ड जॉब की आवश्यकता है, तो जो लोग स्किल हुए तो बहुत ज़्यादा आईटी सेक्टर में जॉब की बूम हुई ना, जॉब मिला ना लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कई कंपनियां खुली ना इसमें, तो उससे क्या हुआ, जॉब की ग्रोथ हुई ना, ऐसा तो है नहीं जॉब की ग्रोथ नहीं हुई। तो अभी इसमें अगला टर्म आते हैं, और एक समस्या एक्चुअली में है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। जो लेबर्स होती है बहुत ज़्यादा, अगर जैसे क्या होता है लेबर एम्प्लॉय तो कर दिए हैं लेकिन वहाँ पे यूनियन बाजी होने लगी, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगा, या कल्चरल इंटरवेंशन कई जगहों पे पहले था। आज से हम लोगों की 2 जनरेशन पहले ये कहा जाता था आप नौकरी क्यों करोगे, जो खेती करता है वो राजा माना जाता है, दूसरे के अंदर हमें काम क्यों करना। ये टेंडेंसी थी, ये मेंटेलिटी थी लोगों की, लोग जॉब नहीं करते थे। आप कभी बाबा दादा से अपने पूछेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा, तो वो लोग खुद बताएंगे। मैंने दोनों प्रोस्पेक्टिव बोले कि उसके प्रोस्पेक्टिव दोनों साइड में होंगे। मैंने बताया कि जैसे कोई कंपनी आपने खरीदी गवर्नमेंट से, अब वो अंडर परफॉर्म कर रही है या ओवर परफॉर्म कर रही है, तो आप उसके एम्प्लॉय कम करेंगे, आपको अगर लग नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर सोशलिस्ट टेंडेंसी पे काम करती है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है, और ये पूंजीगत पे प्रॉफिट लॉस पे काम करेगी। अब वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर है ऑप्शन तो प्राइवेटाइजेशन मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कम कर रहा, अगर वो देखो आंसर्स क्या पूछ रहा, प्राइवेटाइजेशन दोनों जगह होगा। प्राइवेटाइजेशन होने से जनरली गवर्नमेंट की, अगर बेसिकली ये अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, बेरोजगारी को बढ़ाएगा। जब प्राइवेटाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट कंपनी का प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा तो वो एक तरह से एम्प्लॉय कम करेगा, पहले कम करेगा, काम ज़्यादा लेगा, स्किल्स ज़्यादा तैयार करेगा और ऑटोमेशन करेगा। ठीक है, अब सोल्यूशन बताओ, बता तो दिए तुम लोग कॉजेज क्या क्या है, अब इसका सोल्यूशन भी तो बताना होगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या और होना चाहिए।
भाई अब ये तो पता चल गया ना आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, तब गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी पता होना चाहिए और किस डायरेक्शन में काम कर रही है, और आपकी समस्या मतलब आप अपनी तरफ से क्या देंगे, आप और क्या करना चाहिए। बताओ थोड़ा। आके पॉइंट लिखो अपने, क्लियर कट पॉइंट लिखो। नहीं अरे जितना आ रहा है उतना लिखो। देखो यहाँ पे हिचकिचाओगे तो अभी हम बंद करके हम पॉइंट लिखा के फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस अगर चलेगा तो और भी टॉपिक्स पे चलेंगे थॉट प्रोसेस, ये बात दिमाग में रख लो, ये वाइड एरिया होगा। ये अभी प्रॉफिट नहीं लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन अभी कुछ दिन बाद जब फिर से तुम लोग पढ़ोगे तुम लोग खुद ही पता चल जाएगा ये चीज़ें ज़्यादा याद हैं और जो चीज़ें डायरेक्ट पढ़ाई गई वो नहीं याद है। एग्रीकल्चर पॉलिसी का पीएम किसान सम्मान योजना, सर उस पर ऐसा होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने जब हमें मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इंक्रीज़ करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है और किसानों की आय में वृद्धि करना है 2023 तक। आय में वृद्धि होना था 2022 तक, उससे एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट तो सर मतलब जो किसान के पास पैसा होगा तो वो खाद डलवाएगा तो उसके लिए कई लोगों की ज़रूरत पैसे बढ़े, उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ा, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है। एम्प्लॉयमेंट तो जब भी बढ़ेगा सर जब किसान के पास जब अधिक पैसा होगा तो वो किसी से करवा लेगा, वरना वो खुद ही अधिक समृद्धि करेंगे तो उससे भी किसी न किसी को। ठीक है, बहुत कम से माइन्यूट है उसका फर्क। पीएम किसान योजना का अलग पर्पज़ है, ये पर्पज़ ही नहीं है। ठीक है, और बताओ। मतलब क्या करोगे तुम, अपना पॉइंट लिखो। एक ही है और किसी कोई पॉइंट आप लोगों के? गुड, देखो इसका पॉइंट। नाम क्या आपका? संदीप। संदीप का पॉइंट लिखो। स्किल्स डेवलपमेंट। गुड, कोई स्कीम बताओ स्किल डेवलपमेंट की। हाँ, कौशल विकास योजना। गुड, वेरी गुड। और बताओ कोई क्या? कृषि कल्याण योजना। कृषि कल्याण योजना का यार एम्प्लॉयमेंट से क्या रिलेशन है? वो तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। एम्प्लॉयमेंट वाली बात बताओ। तुम लोग बहुत इनडायरेक्ट वाले पे मत जाया करो, पहले डायरेक्ट वाले पे आओ। ये सब बढ़ाएंगे लेकिन वो इनडायरेक्ट वे भी इम्पैक्ट है। प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, आप जाओ फिर देखते हैं कौन, किसी के पास और है 3-4 पॉइंट वो आए यहाँ पे। किसके पास है? तुम्हारे पास है? कितने पॉइंट हैं? अरे थोड़ा सोचो यार, कितने पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं। यार बेरोजगारी बेरोजगारी सब लोग चिल्लाते रहते हैं, उसका सलूशन भी तो बताना चाहिए। कैसे बढ़ेगी बेरोजगारी? बेरोजगारी तो है समस्या, हर जगह हाय हाय बेरोजगारी का नारा चलता है, लेकिन ये भी तो आना चाहिए भाई रोजगार दिए कहाँ जाए, सरकार कहाँ रोजगार दे सकती है। ये सब पॉइंट बताओ ना, सोचने पे इतना मजबूर कर रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं? चलो ठीक है वहीं से बताओ। वो होता है यहाँ पे आने पे काफ़ी चीज़ें भूल जाती है, नो डाउट, लेकिन ये है कि 2-3 बार आओगे तो याद रहने लगेगी। डिजिटलाइजेशन ना, मछली पालन, यस यस यस, बना सकते थे, इसीलिए मैंने मिटा दिया उसे। सामने थे तो वहीं पे मैंने आधा लिखा हुआ था कि जो बना सकते थे
उसे बना देते हैं। स्किल्ड में प्रॉब्लम है तो स्किल के रिलेटेड योजना आ गई। एजुकेशन में प्रॉब्लम है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और टेक्निकल एजुकेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक हो गए, ITI, इन सब का बढ़ावा दिया गया कि भाई स्किल्स का जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए। अब और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है तो मेक इन इंडिया का बढ़ावा दिया गया ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्कीम चलाई गई। उसके बाद क्या मुद्रा योजना चलाई गई है, उसमें क्या लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंड भी दिए जा रहे हैं मुद्रा योजना के तहत कि आप अपना काम करिए, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए। तो ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट किए ना। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्टिविटी बढ़ाई गई और जैसे इन्होंने मौद्रिक नीति का कहा था उस पर जब इन्फ्लेशन का कंट्रोल करते हैं मौद्रिक नीति के तहत, चीप मनी पॉलिसी और एक होता है डियर मनी पॉलिसी, ये सब पढ़े थे ना। उस सब में भी क्या कह रहे थे, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कभी एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी यूज कर रहे थे, कभी टाइट मनी पॉलिसी। तो उसमें जब लोन देने की क्षमता बढ़ा देते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सब पे जब एम्प्लॉयमेंट इन सब डायरेक्शन में भी बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट से। स्किल्स डेवलपमेंट जब होंगे तो वो नए नए जॉब के ऑप्शंस क्रिएट करेगा ना। गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ बहुत लिमिटेड हो सकती है एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बूम किया ना LPG रिफॉर्म के बाद आके। हर सेक्टर में कंपटीशन क्रिएट हुआ, सर्विसेज बढ़ी, गिग इकॉनमी हुई, आपकी ऑनलाइन सिस्टम जितना भी है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस सब पे जो जॉब क्रिएट हुई ना, अच्छी खासी जॉब। डिजिटलाइजेशन होने की वजह से, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुए ना, जॉब बढ़ाया ना। ये सब चीज़ें एक्चुअली में आपको देना है किसमें, सोल्यूशन में। आपने कॉजेज बताए, आपको कॉजेज पता है, आप सोल्यूशन दीजिए। बजट में क्या प्रोविज़न किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो देखेंगे आप लोग, स्कीमें देखेंगे तो वो क्या दिखाएगा, वो आपके ये चीज़ें दिखाएगा कि आप कैसे स्कीमें वर्क कर रही हैं, जो आपके सामने समस्या थी उसका सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, या आपके पास कोई। अब पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो एक्चुअली में एक फैमिली प्लानिंग जो सिस्टम चल रहा है उसी पे फोकस किया है। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, जितने रिसोर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओपन किए जा रहे हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम ओपन किए जा रहे हैं। हमें क्या हाँ यस, जितनी भी स्कीम प्रच्छन्न बेरोजगारी हटे कम होगी ना इसमें। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो था एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसे हटाना है, तो उसके लिए एक्चुअली में लैंड रिफॉर्म हो गया, या एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो ओवरबर्डन है एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट करना है सबको। उसमें स्किल्स हो जाएंगे तो लोग रोजगार की तरफ जाएंगे ना। और अब किसी के पास कोई स्किल ही नहीं तो क्या करेगा वो। काफ़ी जितनी भी स्कीमें तुम्हें लगेंगी अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन मिशन हो गया या कौशल विकास योजना हो गया एजुकेशन के रिलेटेड, या स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई। स्टैंड अप इंडिया स्कीम पता होगी, पढ़ी होगी आप लोगों ने। वीकर सेक्शन के लिए बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। ये सब समस्याएं खत्म होंगी। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है जेंडर गैप। अब एक काम करना है, इसको एक बार बुक से भी पढ़ लेना, अभी जिंदगी में भूलेगा नहीं तुम लोगों को। जितने लोग यहाँ इन्वॉल्व हुए हो या जितने लोग बोर्ड पे आके लिखे हो ना, अब वो भूलेंगे नहीं। ठीक, अब आते हैं किस किस सेक्टर में एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब अगर हम जेंडर के फॉर्म में लेंगे तो जेंडर गैप का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, कम है, क्या है, वेजेस का सिस्टम, कुछ तो आइडिया होगा सबको। मेल फीमेल में किसकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, किसकी कम है?
क्या फीमेल्स की बेरोजगारी ज़्यादा है मेल्स मेल्स की जगह ज़्यादा है ना, मेल्स का रोजगार ज़्यादा है, फीमेल्स की कम है। रीज़न देख, हाँ सोशल कस्टम ठीक है, मेन वही इसमें सोशल कस्टम में क्या पैट्रियार्की, पैट्रियार्की टर्म पढ़ा ना, पितृसत्तात्मक पढ़ा होगा ना, पितृसत्ता। वैसे देखा जाए काम ज़्यादा लड़कियां करती हैं, वैसे घर की मम्मियां ज़्यादा काम नहीं करती घर में। हैं? कर रही है ना टॉप। लेडीज की है, लेकिन चक्कर ये था कि उनका जो घरेलू काम था उनको एक्चुअली रोजगार नहीं माना गया। घर का सारा काम कौन करता है? कितने लड़के यहाँ पे खाना बनाना जानते हैं, पूरा खाना बना लेते हैं, जानते हैं? वेरी गुड। अच्छा आप देखो बात, अपने सारे काम तुम लोग खुद करते हो, सारे लड़के जो घर पे रहते हो ना, तुम लोग खाना कितने दिन बनाते हो ये बता दो हफ्ते में? वही चीज था, घर पे जाने में अगर मदर नहीं कर पा रही तो काम कौन करता है? सिस्टर करती है ना, है? तब तुम करते हो कर कभी कभार ना, अगर सिस्टर कर रही है तो फिर मतलब नहीं है, ये लग जाता है ये सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या नहीं करती? मम्मी होगी तब ना, अभी मम्मी के अगर मम्मी बाई चांस से नहीं है या कोई नहीं है काम करने वाला तो कौन करेगा ना, तो भाई थोड़ी करेगा। मैंने नहीं देखा भाई ज़्यादातर काम करेगा, किचन वाला काम तो बहनें ही संभालती है ज़्यादातर। यहाँ पे जो उनके लेबर थे अनअकाउंटेड थे, मतलब इकॉनमी में इनको चीज़ों को अकाउंट नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया गया। तो कई रिपोर्टें ऐसी आई कि जो कहा गया कि लगभग 76% अनपेड लेबर करती हैं औरतें। ये हमारी सबसे मैकेंसी की रिपोर्ट है। मैकेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, वो ऐसी सब रिपोर्टें निकालती हैं। तो उन्होंने कहा कि औरतें जो काम करती हैं उसका 76% के वेज दिए अनपेड वर्क है। घरेलू काम भी काम होता है यार, पूरा काम एक्चुअली में भी देख लो, हम लोग जो अभी मेड रखते हैं या कुछ रखते हैं तो उनको देते हैं ना, वैसे देखा जाए बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए सैलरी में। घर चलाने के लिए दोनों की जिम्मेदारी है ना, बाप बाहर से कहीं कमा के लाए, अब घर पे जो रहेगा घर का काम अगर देखता है उसकी भी तो इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए ना, है? कौन पैसा वही रखता है? अच्छा ठीक है, बढ़िया है। आप अपनी वाइफ को दीजिएगा पैसा, सैलरी, एटीएम कार्ड उधर ही पकड़ा दीजिएगा। तो जेंडर गैप हुआ ना, कहीं पे भी उनको जब भी काम के लिए जा रही है वहाँ पे भी पैसे पूरी तरह सैलरी कंपेयर टू बॉयज़ के उसी काम के लिए लड़कियों को सैलरी कम मिलती है कई जगहों पे। तो यहाँ पे जेंडर एक्चुअली में वेज पैरिटी का भी समस्या है। सेम काम के लिए लड़कों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लड़कियों को कम
ऐसा कहा जाता है। जेंडर गैप रिपोर्ट एक्चुअली में यही कहती है। और हमारे यहाँ कई बार ये भी हो रहा है पैट्रियार्की में कि जैसे जैसे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख ले रही हैं तो वो भी जॉब नहीं कर रही हैं। हायर एजुकेशन जैसे लड़कियों के पास हो रही है तो एक टेंडेंसी ये भी आ रही है कि जो वेल एस्टेब्लिश फैमिलियाँ हैं वहाँ पे भी लड़कियाँ जॉब पे नहीं जाना चाहती, खुद ही छोड़ देती हैं। ये भी फैक्ट है। तो वो अपर लेवल पे है बहुत ज़्यादा, मतलब एक सोसाइटी के अपर वर्ग सोसाइटी में। लेकिन जो मिडिल वर्ग है जहाँ पे ज़रूरत है काम करने की, वहाँ पे दोनों काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे सैलरी उनको उतनी नहीं दी जाती जितना लड़कों की दी जाती है कंपेरेटिवली। हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हायर लेवल पोस्टों पे लड़कियों को लोग प्रेफर नहीं करते हैं, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेडीज बॉस के अंडर में मेल काम करना कम पसंद करते हैं, तो बहुत टसल होती है, ईगो टसल बहुत ज़्यादा होती है। ये सब समस्याएं जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करता है तो यहाँ सब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स क्रिएट होते हैं। या हायर ऑर्गेनाइजेशन में जब अभी किसी कंपनी की बॉस एमडी हो, अब तो धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी रिफॉर्म हुई हैं, बट हायर लेवल के बोर्ड मेंबर में जब भी लेडीज़ वगैरह रिप्रेजेंट हो जाती हैं तो उनको जो मेल काउंटर पार्ट होंगे उतनी वैल्यू या उनके उतनी काम की वैल्यू कम दी जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिस्करेजिंग हो जाती हैं। तो इसमें एक रिपोर्ट और आई थी कि हमारे यहाँ जो 49% लगभग पॉपुलेशन लेडीज़ की है, ये अगर वर्कफोर्स में इन्वॉल्व कर दी जाए तो हमारी जीडीपी लगभग 27% बढ़ जाएगी। जीडीपी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जेंडर इनजस्टिस अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है। ये पॉइंट किसी ने नहीं लिखा था कॉजेज में, जब अभी पूछ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनजस्टिस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि उनको एजुकेशन प्रॉपर ना देना, उनको हायर लेवल के अथॉरिटी पे जनरली क्या कहा जाता है, आप लोग मतलब एक बार दो बार और एग्जांपल कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, लड़कियां डिसीजन नहीं कर पाती हैं, लड़कियां मतलब 50 तरह के ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यार रोज चलते रहते हैं। और यही नहीं, सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग, पता चल रहा कोई गाड़ी एक लड़की स्कूटी लेके जा रही भिड़ा दी तो पता चला उसका वीडियो बना के लो शेयर, कार चला रही मतलब सबसे मिलती है। कितने एक्सीडेंट तो डेली हो रहे हैं, तो सब उसमें फीमेल ही हैं क्या? नहीं ना। तो उसमें जो चीज़ें कही जा रही हैं, कहा क्या जा रहा है, आजकल एक टैगलाइन चलता है ट्विटर या उस पर, पापा की परी। तो क्या मतलब है, ये टर्म ही अपने आप में एक तरह से डिमीनिंग है। किसी को डिमीन करना हो, किसी को ये कहना कि भाई आप लड़की हो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकती है, डिमोटिवेटर। या आर्म फोर्सेस में वायलेंट ना हो, आर्म फोर्सेस में भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया कि आर्म फोर्सेस में भी जाना है उनको, ठीक। और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्चुअली में उनकी जो क्वालिटियां हैं उसको डिग्रेड पैट्रियार्की ने किया। पैट्रियार्की ने क्या किया कि बहुत सी चीज़ों का फिनोमिना सोसाइटी में प्रिवेल करा दिया कि ये ऐसी चीज़ होती है, ये चीज़ें ये नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपके कास्ट सिस्टम में भी दिखता है, ये जेंडर में ही नहीं, ये डिमीनिंग टेंडेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की। आपको ये कास्ट सिस्टम में भी दिखेगा, या आपको रेसिज्म में भी दिखेगा, आपको रीजनलिज्म जो फैलता है उसमें भी दिखेगा कि इस रीजन के लोग अच्छा ऐसे होते हैं, इस रीजन में चले जाओ यूपी बिहार वाले ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र वाले ऐसे होते हैं, तमिलनाडु के लोग ऐसे होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर क्या बना जाता है ऊपर का स्टिग्मा, और अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कहा जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ट्रीट कराया जाएगा कि हम तो यहाँ से हैं इसलिए ये चीज़ अच्छी है। ये चीज़ बताई जाती है ना, ये लगभग सोसाइटी के हर सेक्टर में है, इवन जनरेशन में भी है।
जो जिस जनरेशन में है उस जनरेशन को अच्छा बताता है ना ऑलवेज। कभी सुने हो मम्मी पापा या अपने बाबा दाऊ पहले का ज़माना बड़ा अच्छा था, अभी सुनते ना? और तुम लोग अपने छोटे से कहते हो, ये भी सुन लो, कहते हो ये नहीं कि हमारे ज़माने में तो ये चीज़ होता था, ये ज़्यादा बढ़िया था, हम लोग स्कूल में थे तो ये चीज़ करते थे, ये ज़्यादा अच्छी होती है। तो कर तो वही रहे हो ना, जो चीज़ सुन के तुम्हें खराब लग रहा था वही चीज़ तुम भी अपने नीचे से जनरेशन वाली को पास ऑन कर रहे हो। इंसान क्या करता है, इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है। तो ये चीज़ें आपको हर जगह दिखेंगी, रीजनलिज्म में दिखेंगी, रेसिज्म में दिखेंगी, कास्टिज्म में दिखेंगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में दिखेगा, हर जगह। बट जेंडर इनजस्टिस इसलिए कहा गया कि जेंडर का कि उनको हर जगह हर फ्रंट पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से दूर रखा गया। तो कभी भी मैनेजमेंट लेवल पे अब लोगों का माइंडसेट क्या बना रहा, जैसे कोई भी पर्सन, आप यहाँ से गए, आप घर में मम्मी बहन इन सबको देखें कि अगर आपके यहाँ इतना एम्पावरमेंट नहीं है, मदर सिस्टर या उतना डिसीजन मेकिंग दिखे पापा, अब आप गए किसी कंपनी में काम करने, अब आपकी वहाँ बॉस बन के आई कोई लेडी, तो आप क्या सोचेंगे, आपका माइंड मेकअप क्या है? माइंड मेकअप तो आप वो जो सिस्टर मदर इसी फॉर्म में देखे हुए हैं कि वो तो पूछ हर काम करने वाली, हर बात पे मेल मेंबर का वो चाहिए, क्या चाहिए, एग्रीमेंट। हाँ अब जाना है यहाँ पे तो जा सकती हैं, अपने मन से कोई डिसीजन ले लिया तो क्या हो जाएगी, बहुत तेज है, ये टर्म कहा जाता है ना। तो अब जब आप कंपनी में किसी काम करने गए तो वहां पे क्या हुआ, अब आपको उसका डिसीजन हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहाँ हुई है, इस सोसाइटी में, घर में स्पेशली। तो उसके लिए जब आप ये दिमाग में बना लिए हैं पहले से प्रेजुडिस कि इनके डिसीजन मेकिंग ऐसे होंगे, तो वहाँ पे वो काम करने में आप उसके बाधा उत्पन्न करेंगे। वो अगर कोई डिसीजन लेके आपको बोलेगी, कन्वे करने को बोलेगी, तो आपको ये लगेगा ये क्या बता रहे हैं, वहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के चीज़ों को होल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन और गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब उसके अंदर किसी के अंदर लेडीज बॉस के अंदर के एम्प्लॉय अगर प्रॉपरली ढंग से अलाइंड नहीं होंगे तो उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी ना। तो ओवरऑल क्या निकल के आया कि फीमेल की लीडरशिप, जबकि उसकी लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी लीडरशिप में है क्या, नहीं ना, जेंडर में है। उसकी एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैपेबल है, एफिशिएंट है, लेकिन उसके अंदर अभी जितने मेंबर डाले गए, मेल मेंबर डाल दिए गए और मेल मेंबर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑर्डर लेने की हैबिट नहीं है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं बहुत लार्जर फॉर्म में है। तो ये कहीं ना कहीं हर छोटे, अब ये सब एग्जांपल मैंने छोटे छोटे इसलिए दिए क्योंकि आप लोग उस डायरेक्शन और ज़्यादा सोचोगे कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनजस्टिस अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रीज़न है। और उसके बाद देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मिसयूज़ नहीं होते कानून के, जो वेल एम्पावर्ड भी लड़कियाँ हैं कई, तो जैसे अपर वर्ग सोसाइटी का कह दिया जाए, जहाँ पे पैसे अच्छे खासे हैं सबके पास, अच्छा खासा लड़कियाँ पढ़ लिख ली, उसके बाद घर पे बैठ जाती हैं कई बार, क्योंकि घर में सर्वेंट लगे हैं, उनको कुछ करना नहीं है, तो भी अपना उनको मतलब अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ऑफिस में काम करेंगी तो वहाँ बवाल है, हेडेक तो रहेगी ना, कहीं पे काम करने पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे। बहुत से लोग एम्बिशियस नहीं होते, फिर कई जगहों पे ऐसा भी हो जाता है, एम्बिशियस नहीं रहता लोगों के अंदर, ठीक है हम घर पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लड़कियों को लोग ज़्यादातर टीचर की जॉब में प्रेफर करते हैं। सोसाइटी क्या सोचती है, बहन है, भाई है या वाइफ है तो क्या टीचर बन जाए, ठीक है।
किसने कहा पुरुष नहीं कर सकता? ये भी पैट्रियार्की थॉट है। नहीं, मानना ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ मानना नहीं है। क्या मेल मेंबर अपने फादर, जैसे देखो एक फादर के कई रोल हैं। फादर क्या अपने बच्चों को अच्छे से केयर नहीं करता? माँ की तुलना में ना, लेकिन बच्चों को जहाँ पढ़ाना है, जहाँ बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल टीचर क्या अच्छे टीचर नहीं होते? होते हैं। वहाँ पे थोड़ी मदरली नेचर आपको या फादरली चाहिए। वहाँ तो आपको टीचर टीचर है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। आपके एटिकेट्स, आपके ऊपर एथिकल रूल, आपके ऊपर कानून रूल सारे एक ही लागू होते हैं ना। यहाँ पे ये मतलब नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये इमोशंस या ये सेंसिटिविटी नहीं है तो डेवलप इट यार। कोई भी पर्सन अगर कहता है, कोई भी चीज़, जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स, वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। अब एक तरह से ये सोसाइटी में नॉर्म्स बन जाता है हर चीज़ों का, ये चीज़ वो अच्छे से कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ, कुछ इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती, वो बात अलग है। मैंने इसलिए टीचर वाला एग्जांपल दिया कि टीचर का ऐसा कहा जाता है, अच्छा टीचर वाला काम करके वहाँ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, आसान काम समझा जाता है, इसलिए उनको पकड़ाया जाता है। उनके ऊपर वो उनके अगल बगल माहौल क्रिएट किया जाता है ऐसा। उनको बाहर जाने के चांसेस कहाँ दिए जाते हैं? क्या सोसाइटी सुरक्षित भी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, घर वाले इस वजह से भी डरते हैं, और भी चीज़ें हैं सोसाइटी की। लड़कियों को इज्जत का फॉर्म माना जाता है कहीं वगैरह, ऑनर किलिंग, ये सब जो होती क्या होती है? यही सब तो होती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, हर डायरेक्शन में सोचो ना। जितने थॉट हैं किसी लड़की के लिए और मेल या फीमेल के लिए, उस पर हर डायरेक्शन से सोचो तो वहाँ पे तुम्हें क्या नजर आएगा? लगे आएगा कि ये सब थॉट बनाए गए सोसाइटी में, किसी भी चीज़ में। अगर अगल बगल किसी की इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दोगे कि ऐसा ही सोचो, तुमको यही करना है बचपन से, होता वही ना। इसीलिए तो हमारा जेंडर इनजस्टिस है, कास्ट इनजस्टिस है, क्यों है ये सब? इसीलिए तो है। बस साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। यस, तो जेंडर वाले में आप लोगों को जितने भी पॉइंट मिले जेंडर, लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट के, वो चीज पॉइंट्स आपको कोट करने होंगे, और जो जो रिपोर्टें मैंने नाम लिए वो रिपोर्टें आपको आगे कोट करनी पड़ेंगी। जितनी भी रिपोर्ट्स की मैंने नाम लिया है, जब भी जेंडर इनजस्टिस आप लिखिए, ये बातें आपको कोट करना पड़ेगा। और आपको साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न में ये बहुत बड़ा रीज़न ये भी डालना पड़ेगा, साथ में फैक्ट बताने पड़ेंगे कि इतना है, ये है, अनपेड लेबर है, इसकी ये फला रिपोर्ट ये कहती है, ये फला रिपोर्ट कहती है कि इतना % हो जाए तो हमारी GDP में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, इस पर ये बात लिखनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट में जेंडर एम्पावरमेंट के रीज़न लिखने पड़ेंगे। जनरल टर्म तो आप लोगों को आइडिया लग गया क्या क्या चीज़ें मैंने बोली, ठीक। अब अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक लगभग कवर हो गया है। कुछ चीज़ें अगर बची होंगी तो देख लेंगे बाद में। जो एक्सटर्नल सेक्टर हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, इसके पहले जस्ट एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ा रहे थे ना, उसमें एक इंस्टीट्यूट आता है WTO आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में बता देते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये टॉपिक उसी में ऐड कर रहा एक्सटर्नल सेक्टर में, और उसको पढ़ाने के बाद फिर चलेंगे कैपिटल मार्केट पे, कैपिटल और मनी मार्केट पे, ठीक। WTO को बता देते हैं यहीं पे, क्योंकि वो भी एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड है।
इसके जस्ट पहले अनएम्प्लॉयमेंट के पहले एक्सटर्नल सेक्टर ही लिखा रहे थे ना, हाँ एक्सटर्नल सेक्टर में ही WTO एक टर्म, WTO एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ब्रेक चाहिए क्या तुम लोगों को 5 मिनट का? है?